क्या आपको पता है कि आजकल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं जैसे जेईई मेन या फिर मेडिकल का अपन बात करें या फिर नीट या जेईई की बात करें, राइट? तो उसमें बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? तो ग्राफिकल क्वेश्चन को कैसे अपन टैकल करते हैं उसके बारे में अपने को बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको ग्राफ का डायरेक्ट जो है ना तीन चार ऐसे ग्राफ दे दिया और उसमें से पूछ देता है कि राइट ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर अपन टर्मिनल वेलोसिटी को टाइम के साथ एक ग्राफ देखते हैं तो किस तरह का वो दिखेगा, राइट? कैसा वेरिएशन होगा, तो उसके उस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे जब आपको पूरा-पूरा ग्राफ आए? या फिर मान चलिए कि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दे दिया, उसका डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरिएशन होता है या फिर पोजीशन टाइम का ग्राफ दे दिया, उसका किस तरह से वेरिएशन होगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरह से वेरी करता है, राइट? या फिर कई ग्राफ ऐसे रहते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होता उसका ड्रॉ करना, राइट? तो वो सब चीज़ें के बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कम टाइम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपन स्कोर कर पाते हैं, बिकॉज़ उसमें टाइम नहीं लगता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट उसको उड़ा दोगे। तो हाय एवरीवन, तो आपका स्वागत है आपके और मेरे इस छोटे सा चैनल पे। तो आज इसी ग्राफ के बारे में जानेंगे, राइट? और एक-एक चीज़ों को अपने को यहाँ पे पढ़ना है। इस वाले वीडियो में सिर्फ मैं 11th का जो पोर्शन है उसको उसमें जितने सारे ग्राफ आप पढ़ते हो, जो पॉसिबिलिटी है पूछने का है ना वो अपन देखेंगे। कन्वर्जन भी देखेंगे, जैसे थर्मोडायनामिक्स में कई बार आपको एक ग्राफ दे देता है, उसका फिर जब कन्वर्जन करके पूछता है कि जैसे पीटी ग्राफ दे दिया उसका वीटी क्या होगा, राइट? इस तरह का चीजें पूछते हैं, वो सब भी अपन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, राइट? तो खेला ग्राफ का, क्योंकि खेला ग्राफ का इसीलिए क्योंकि ग्राफ में टाइम कम लगता है, मार्क्स फटाफट आते हैं, राइट? लेस टाइम मोर मार्क्स, लेस टाइम मोर मार्क्स, राइट? वही है ग्राफ का खेला। अब देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा कुछ बेसिक ग्राफ्स की मैं बात करूंगा जिसके बेसिस पे जो है ना आप अलग अलग ग्राफ को आप ड्रॉ कर पाओगे, राइट? नाइस। जैसे देखिए कुछ बेसिक्स, जैसे मान चलिए कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, राइट? तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है बच्चे, y इक्वल्स टू आप लिखते हो क्या, एम एक्स प्लस सी, राइट? m क्या है, m तो रिप्रेजेंट करता है आपको स्लोप को, और c क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ना, कितने पोजीशन पे कट कर रहा है। इसका ग्राफ आप ड्रॉ करते हो तो कैसे ड्रॉ करोगे, आप ध्यान से सुनना। ये अभी समा बांध रहे हैं, इसके बाद जो है ना अपन ग्राफ देखेंगे, क्योंकि बॉर्डर पे जाने के लिए सैनिकों को हथियार चाहिए होता है। तो ग्राफ को जानने के लिए थोड़ा सा आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ये मेरा फंडा, राइट? तो ये इस वाले एक्सिस हमने वाई को बना दिया, इस वाले एक्सिस पे हमने एक्स को बना दिया, राइट? अब देखिए ये जो ग्राफ है इसमें इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब वाई एक्सिस को पॉजिटिव यहाँ पे कट करने वाला। अब स्लोप देखिए क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, एम है ग्रेटर देन जीरो, राइट? एम है ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू लेस देन है 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होता तो उसका एम ग्रेटर देन जीरो होता, क्योंकि स्लोप इक्वल्स टू आप लिखते हो टेन ऑफ थीटा। स्लोप मतलब एम इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, राइट? इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसे जाएंगे ग्राफ, इस तरह से ग्राफ इधर की ओर जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन हो गया। इंटरसेप्ट कितना हो गया, जीरो कॉमा सी, राइट? और यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है? ओके। अब मान चलिए कि आपको इस तरह का कुछ दिया है, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। अब इंटरसेप्ट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, लेकिन स्लोप अभी भी पॉजिटिव है, स्लोप स्टिल पॉजिटिव है। इन दैट केस वी कैन कैसे राइट कर सकते हैं अपने ग्राफ को। अब स्लोप इंटरसेप्ट इसका मतलब नीचे में कट करेंगे, इसका मतलब यहां से आपका ये जीरो कॉमा माइनस ऑफ सी जाएंगे, राइट? ऐसा हो गया। अब देखिए, अगर मान चलिए स्लोप नहीं है, स्लोप नहीं है इसका मतलब कहीं पर भी वाई एक्सिस पे कट नहीं करेगा, राइट? अगर मान चलिए इक्वेशन आपको कुछ y इक्वल्स टू एम एक्स इस तरह का है, तो अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पे y ले लिया, यहाँ पे x ले लिया, गौर से सुनिए, है ना? तो यहाँ पे अब देखिए स्लोप कुछ नहीं, मतलब y एक्सिस पे ना ऊपर कट करेंगे ना नीचे कट करेंगे, इसका बीच वाला रास्ता कहाँ पे हो गया, ये ओरिजिन से पास करेंगे, राइट? तो ऐसा ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, राइट? अब मान चलिए कि y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एक्स अगर अपन करें, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप निगेटिव है तो इस तरह का ग्राफ आपको जाएगा, राइट? यहाँ पर भी इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, जीरो है। ओके। अब मान चलिए कि कुछ ऐसा है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब स्लोप अगर निगेटिव है ना, x का जो कॉफिशिएंट है वो निगेटिव है, इसका मतलब स्लोप निगेटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है भैया।
इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये x हो गया, ये y हो गया। इंटरसेप्ट पॉजिटिव मीन्स ये कहाँ पे कट करने वाला, ऊपर कट करने वाला, 0, c पे 0। अब यहाँ पे खींच दीजिए आप लाइन, राइट, ये हो गया, खींच दिया, है ना। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब आप एक चीज में गौर करेंगे, जो लाइन इधर से ऐसे कट कर रही है उसका सबका स्लोप पॉजिटिव है, राइट। जो लाइन ऐसे कट कर रही है, ऐसे कट कर रही है, वो सबका स्लोप क्या है, निगेटिव है। जैसे देखो, स्लोप निगेटिव इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 90, है ना। थीटा ग्रेटर देन 90, इसका स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन ऑफ थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 90 मतलब निगेटिव, है ना, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर भी थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90, इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर भी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए थीटा क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री, है ना। इसका मतलब टेन थीटा क्या हो जाएंगे, टेन थीटा मतलब स्लोप, स्लोप को ही m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, राइट। यहाँ पर भी देखिए थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90, राइट। तो यहाँ पर भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव। कुल मिलाकर बात इतना है कि आपको ऐसा याद रखना है कि अगर लाइन इस तरह से कट करे बच्चा, इस तरह से कट करे तो स्लोप क्या हो जाएंगे, स्लोप होंगे पॉजिटिव। और लाइन अगर इस तरह से कट करे, लाइन अगर इस तरह से कट करे तो थीटा हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप यहाँ पे हो जाएंगे नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, यहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री। समझ में आई बात। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का, इस तरह से दिखेंगे, राइट। अच्छा, अब अपन बात करते हैं पैराबोलिक जो ग्राफ होते हैं उसका नेचर कैसा होता है। पैराबोलिक या पैराबोला लिख लेते हैं, पैराबोला। अब देखिए पैराबोला जो होता है इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे लिख देते हैं 4ax। अब देखिए इसमें y का स्क्वायर है, यहाँ पे y का पावर 1 है, तो जिसमें y का पावर लीनियर होता है उसके तरफ पैराबोला का मुंह जो है ना ओपन होता है, माउथ ओपन होता है। अब देखिए 4a तो कांस्टेंट हो गया, x क्या है, लीनियर है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ पे y मान लेते हैं। कैसा आपका ग्राफ दिखेगा, आपका इस तरह से दिखेगा ग्राफ, राइट, क्योंकि x में लीनियर है। इसी में अगर अपन ऐसा करें y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे x, ये y, ये हो गया आपका नेगेटिव, राइट। क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव y में, नेगेटिव x में क्या हो जाएगा, इसके माउथ ओपन होंगे। फिर अगर मान चले कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो गया, 4ay हो गया। अब देखिए लीनियर किस में है, लीनियर किस में है भैया, लीनियर जिसमें किस में है, y में लीनियर है। तो अपन क्या करेंगे, इस तरह का ग्राफ अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया, राइट। अब अपने को अगर मान चलिए कुछ ऐसा आपको दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ay, तो अपन क्या करेंगे, सिमिलरली ये नीचे की तरफ इसको डाउनवर्ड, इसको ये चला जाएगा। अब मान चलिए कि ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ भी होता है, जैसे कि मान चलिए कि x माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू लेट से 4ay माइनस बी हो गया। इसका मतलब x में कितना शिफ्ट हो जाएगा, a, और y में कितना शिफ्ट हो जाएंगे, b शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो इसी को ग्राफ को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, x माइनस ए का होल स्क्वायर और 4ay माइनस बी कर लिया। तो x में भी शिफ्ट कर दीजिए और y में भी शिफ्ट कर दीजिए, इसका नेचर सेम ही रहेगा, राइट, नेचर सेम ही रहेगा। कुछ मान चलिए यहाँ पे आ गया होगा, राइट। तो ये वाला आपका है ना, ए एंड बी वाला ये पॉइंट हो गया, इस तरह ग्राफ दिखेगा, राइट। उसी तरह से इसमें भी शिफ्टिंग अप कर सकते हैं। मान चलिए कि इसमें y माइनस कुछ b कर दिया, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे, ऐसा ड्रॉ होगा, राइट। y माइनस बी कर दिया, लेट से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 4a y माइनस b, मतलब y में ऊपर शिफ्ट हो चुका है, राइट। और ये निगेटिव है तो नीचे की ओर ही उसका माउथ जाएगा, राइट। ये आपका सॉरी पैराबोला हो गया, राइट। अब आगे कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट। और कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हम छू न सके कोई गम,
चले जाए हम। तो चमका क्या, ये इतना चीजें समझ में आए। अब देखते हैं थोड़ा सा और, है ना। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक नेचर, राइट। ओके। फिर मान के चले कि कुछ आपको, हाँ, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के एक्स है, माइनस के एक्स है। तो अपन इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका इसका नेचर इस तरह से दिखेगा आपको। y इक्वल्स टू यहाँ से, है ना, ये यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे। x इक्वल्स टू जैसे जीरो करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू जीरो करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर जीरो, ई रेज टू पावर जीरो मतलब क्या हो जाएगा, 1, राइट। ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ होगा। अगर निगेटिव करोगे तो ये ग्राफ इधर से भी आ सकता है, राइट। क्योंकि अपने को मोस्टली यहीं से जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ से ड्रॉ किया। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि अपने को यहाँ से जरूरत होता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू और यहाँ पे निगेटिव लेके जाओ तो इसका वैल्यू और बढ़ेगा, राइट। ये हो गया। अच्छा, अब ई रेज टू पावर माइनस के एक्स हो गया। मान चलिए ई रेज टू पावर माइनस एक्स भी यहाँ पे लिखते तो वही रहता है, इसका नेचर अपने को पकड़ना है, कैच करना है। ठीक है। अब मान चलिए कि आपका रेक्टेंगुलर एक हाइपरबोला ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो उसका ग्राफ, उसका नेचर क्या होता है, अगर एक्स वाई इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट रह जाए, राइट, एक्स वाई इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट रह जाए, तो उसका जो ग्राफ होता है बच्चे, उसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है। ये इस वाले लाइन को, वाई वाले एक्सिस को कट नहीं करेगा, राइट, ये कुछ इस तरह का दिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस के एक्स था, या फिर y इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, इसमें तो यहाँ पे कट करता है, यहाँ वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 0,1, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू जीरो के को टच कर जाएगा ना, y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन इसमें टच नहीं करता है, राइट। अच्छा, और देखिए, और जैसे इलिप्स, इलिप्स का कैसा होता है ग्राफ, इलिप्स का ग्राफ सर्कल है, सर्कल को थोड़ा सा आप चिपटा कर दीजिए, सर्कल को थोड़ा चिपटा कर देंगे तो ये आपका इलिप्स का ग्राफ हो जाता है। यहाँ पे आपका ये हो जाता है मेजर एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। और ये जो भाई साहब है, ये ससुरा को बोलेंगे अपना माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, राइट। अगर मान चलिए कि इसका डिस्टेंस यहाँ पे दे सकते हैं तो ए कॉमा जीरो, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ए कॉमा जीरो, ये आ जाएगा आपका जीरो कॉमा बी, ये आ जाएगा अपना जीरो कॉमा माइनस बी। तो ये हो गया माइनर एक्सिस का डिस्टेंस 2b, और मेजर एक्सिस का डिस्टेंस क्या हो गया, 2a हो गया, राइट। इसका इक्वेशन कैसा दिखता है आपका, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर। सर्कल का ग्राफ कैसा होता है बच्चा, सर्कल, सर्कल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी की वैल्यू अगर सेम कर देते हैं, है ना, ए इक्वल्स टू बी, है ना, दोनों बराबर कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर, है ना, इधर की ओर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 में, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो इसका सर्कल का ग्राफ इस तरह का आपको दिखता है ना, ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था आपका ग्राफ का, राइट। अब अपने को चलते हैं, अब हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ, होप सो इतना आपका क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव अहेड। ओके, तो 11th में जितने सारे ग्राफ हैं उस सब को अपन डिस्कशन करेंगे इस वाले वीडियो में। अब देखिए, जो आपका काइनेमेटिक्स में आप जो ग्राफ पढ़ते हैं ना, उसका बारे में बात करते हैं अपन। काइनेमेटिक्स में जो आप ग्राफ पढ़ते हैं, लेट से यहाँ पर अपन पूरा ड्रॉ कर देते हैं आपका। यहाँ पे अपन पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अपन मान लेते हैं एक्स, है ना, पोजीशन एक्स के साथ वेरी कर रहा है, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं। अब मान चलिए कि कुछ ग्राफ इस तरह का आपको ड्रॉ किया हुआ है ना, पूरा पैरेलल है टाइम एक्सिस के। कुछ ग्राफ आपको इस तरह के भी मिलेंगे, पूरा स्ट्रेट लाइन है,
कुछ ग्राफ आपको इस तरह का भी मिलेगा, ऐसा। कुछ ग्राफ आपको इस तरीके का भी मिलेगा, ऐसा, राइट। कुछ ग्राफ आपको इस तरीके का भी मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे, कुछ भी पॉसिबल है, राइट। तो अब देखिए, ये इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं, राइट। अब देखिए 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 में अगर देखें देखते हैं तो वो क्या है, रेस्ट में है, उसमें कोई मोशन नहीं कर रहा है, राइट। अपने को पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, राइट। मतलब tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू वेलोसिटी। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये हो जाता है आपका। मतलब टेन थीटा को सिंपली आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी के बराबर। टेन थीटा निकालिए, वो वेलोसिटी हो जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ में, राइट। एक्स एक्सिस पे पोजीशन रखेंगे, टी रख दिया अपने टाइम एक्सिस पे। अब देखिए इसमें इसमें क्या हो रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है ना। इस वाले एक्सिस में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब कहीं पे ये जा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट आपका जो ग्राफ है वहां पे क्या हो जाएगा, आपका स्लोप क्या है, स्लोप है जीरो। क्यों स्लोप जीरो, क्योंकि टेन थीटा है, मतलब यहाँ पे क्या देखो पैरेलल है। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल रहती है तो इसका मतलब वहां पे एंगल थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, इसलिए यहाँ स्लोप क्या हो गया, जीरो। स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो मतलब क्या है, ये रेस्ट में है, राइट। इसका मतलब ये रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये मूव ही नहीं कर रहा है, राइट। ओके। अब अगर दूसरी की अपन बात करें, दूसरी की अगर बात करें करते हैं तो ये आपको, ये पोजीशन हो गया, ये टाइम हो गया। अब देखिएगा, अब देखते हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखते हैं इसका स्लोप मतलब थीटा, है ना, थीटा की वैल्यू इतना है। इस वाले पॉइंट पर अगर देखते हैं थीटा की वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू कितनी, इतनी है ना, ये थीटा 1 थीटा 2। अब यहाँ पर देखते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी है, इतनी है। अब देख पाएंगे कि थीटा की वैल्यू क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग, राइट। इसका मतलब वेलोसिटी इसका डिक्रीज हो रहा होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी इसका डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है इसका, डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है तो अपने उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा एक्स टी, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल, यहाँ पे अगर एंगल देखते हैं ये एंगल है, यहाँ पर अगर एंगल देखते हैं यही एंगल है, यहाँ पर अगर एंगल देखते हैं तो यही एंगल है। इसका मतलब हमेशा इसका एंगल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, राइट। एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब टेन थीटा चेंज नहीं होगा। अगर टेन थीटा चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वेलोसिटी इसमें क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया आपका कांस्टेंट, राइट। इसमें तो देखो डिक्रीज होता जा रहा है ना एंगल, इसमें थीटा की वैल्यू सेम ही है हमेशा। इससे पैरेलल लाइन एक ड्रॉ किया तो थीटा 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 ही मिलता है, इसका मतलब कांस्टेंट। इसको क्या, ये कौन सा ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख देते हैं आप। कांस्टेंट है ना, 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे होंगे वो। फोर्थ वाला में अगर आप देखेंगे, फोर्थ वाला में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे x यहाँ पे t। अब यहाँ फोर्थ वाले में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इसका स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन लेकिन कैसा हुआ ये, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इसका इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब इसमें देखेंगे, इसमें अगर देखते हैं तो आप हर जगह यहाँ पर भी स्लोप का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है आपका, कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन निगेटिव वेलोसिटी है इसका, है ना, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन यहाँ पर 90 डिग्री हर जगह। थीटा का वैल्यू जो भी है सेम है लेकिन ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म तो है लेकिन वेलोसिटी क्या है आपका, निगेटिव है, वेलोसिटी आपका नेगेटिव,
राइट, समझ में आई बात? यहाँ पे वेलोसिटी हो गया नेगेटिव। ओके जी, ये एक्स टी पोजीशन टाइम ग्राफ ये सारा चीज बता रहा था आपको। तो ऐसा अगर है तो ग्राफ सिर्फ ऐसा एक ही लाइन ऐसा ड्रॉ किया तो स्ट्रेट लाइन समझेंगे, मतलब रेस्ट में समझेंगे बॉडी को। ऐसा है तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रहा है। सिर्फ एक लाइन बना दिया तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है इसका। ये भी देखिए इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से क्योंकि थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था। ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म हो गया। इसमें भी क्या वेलोसिटी निगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। आप देखते जाना, एकदम बहुत आसान है। अब यहाँ पे अपन पोजीशन टाइम ग्राफ को हटा के वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है बच्चे, जैसे कि आप देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, इसमें आ, यहाँ वेलोसिटी रख लेते हैं, यहाँ पे टाइम रख लेते हैं। हो सकता है कि ऐसा है, सिर्फ एक ही लाइन ऐसे ड्रॉ करके रखा हुआ होगा ना। तो इसमें देखिए वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है ना, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, राइट। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि ये सीधा स्ट्रेट लाइन में हो, सीधा स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है ना। इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। या फिर आप देखिए कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसको भी अपन 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे। अब देखिएगा 1 में 1 में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन की बातें कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब 5 मीटर पर सेकंड से, तो 5 से ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी लिखेंगे स्लोप ऑफ, स्लोप मतलब एम मतलब टेन थीटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us gives us आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, राइट। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन के बराबर, एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी रेदर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब एक चीज और, इसमें इसके अंदर का अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। स्लोप तो आपको क्या बता देता है, स्लोप मतलब टेन थीटा मतलब डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो वो तो आपको बता देगा, आपका यहाँ पे डी वाई बाई डी टी करेंगे ऑफ कोर्स, वो तो आपको बता दिया एक्सेलरेशन को। लेकिन इसका जो एरिया, एरिया अंडर, यहाँ पर लिख लेंगे एक पॉइंट, एरिया अंडर, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ गिव्स अस आपका डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, उसका एरिया आप जो है ना कैलकुलेट कर लो। एरिया नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, ट्रेंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट कर लेंगे, है ना। रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ कर लेंगे, इस तरह का एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। और आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब देखिए 1 की अगर बात करते हैं, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया आपका, राइट। अच्छा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएंगे, जीरो, एंड एक्सेलरेशन जीरो, तभी तो इसको यूनिफॉर्म बोल सकते, क्योंकि वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। और टाइम में तो चेंज हो ही रहा है, टाइम बढ़ रहा है, राइट। डेल्टा वी जीरो है और डेल्टा टी तो कुछ है यहाँ पे, ये जीरो हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब देखिए 2 वाले में देखते हैं, सेकेंड वाला, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें वेलोसिटी ये हो गया टाइम। अब यहाँ आप इसको यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे,
आपको नहीं लग रहा है कि थीटा की वैल्यू इतने ही है, यहाँ थीटा की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, यहाँ थीटा की वैल्यू और डिक्रीज, इसका मतलब थीटा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, थीटा इज डिक्रीजिंग। मीन्स बच्चे थीटा अगर डिक्रीज होगा तो टेन थीटा डिक्रीज होगा, टेन थीटा डिक्रीज होगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा होगा, इसका मतलब क्या, ये तो नॉन यूनिफॉर्म तो हुआ ही, राइट, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, मतलब ये स्लो हो रहा है, राइट, एक्सेलरेशन वैल्यू कम हो रही है, तो ये मतलब इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, रिटार्डेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन ऐसा डिक्रीजिंग लिखो, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। अच्छा, तीसरा ऊपर देखते हैं, तीसरा में अपने पास यहाँ पर आ गया वेलोसिटी, यहाँ पर आ गया टाइम। तो इसका देखिए, यहाँ पर हर जगह है ना, अभी थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब कि कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है, अरे क्या बोल रहा है ये, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है आपका, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना, टाइम के साथ इसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है। सिमिलरली इसमें अगर देखेंगे, ये वाले ग्राफ में अगर आप देखेंगे, चौथे वाले ग्राफ की अगर बात करते हैं, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, तो इस तरह का है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है आपका, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीजिंग, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा, टाइम के साथ इसका इंक्रीज होगा, राइट, क्योंकि थीटा इंक्रीज मतलब टेन थीटा इंक्रीज, टेन थीटा इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन ये निगेटिव में है, राइट, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है आपका, मतलब वेलोसिटी तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे निगेटिव होगी, राइट, यहाँ पे इसका मतलब रिटार्डेशन की जो है ना कहानी बन रही है, ठीक है, यहाँ पे आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका निगेटिव, क्योंकि टेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, राइट, तो ये अपना कहानी हो गया। अब मान चलिए इसके अंदर का आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो इसके मान चलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, इसके अंदर का पूरा आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, कैसा बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे, तो ये आपके पास ट्रायंगल बन जाएगा इसका, ये जो वैल्यू आएंगे एरिया वाला, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, राइट, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, समझा गया। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट जहां पर भी रहता है यूनिफॉर्म हो जाता है, राइट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके जी। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपको ज़्यादा तो नहीं देखना है, बस ये देखना, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, यहाँ पर टाइम, राइट, अब इसका जो स्लोप है, ये आपका स्लोप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अपन टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगे, टेन थीटा की वैल्यू
अब देखो इसमें ज़्यादा तो आपको जर्क वगैरह के बारे में अपने को पढ़ना है नहीं, राइट। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में जनरली अपन इसके अंदर का एरिया ही देखते हैं, राइट। इसका टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ए डिवाइड बाई टी। तो टेन थीटा कांस्टेंट था और एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टाइम कुछ जर्क नाम का क्वांटिटी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है। अब मान चलिए इसके अंदर का एरिया, राइट, मतलब ऐसा यहाँ बोल सकते हैं कि ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आपका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, गिव्स अस जर्क, राइट, राइट। अच्छा, इसके अंदर का एरिया अंडर दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देता है आपका चेंज इन वेलोसिटी। अगर मान चलिए कि कोई ऐसा आपको ग्राफ दे दिया, राइट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, इसका मतलब इसका एरिया निकाल दीजिए। एरिया निकाल दोगे तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा भी है, राइट। इसको इस तरह से ऐसा ग्राफ दे दिया था, है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, और चेंज इन वेलोसिटी पूछा था, है ना। एक पॉइंट का कुछ वेलोसिटी दिया होता, दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी पूछा था। इसका सिर्फ अपने को क्या कैलकुलेट करना था, एरिया कैलकुलेट करना था, राइट। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर इसमें मान चले कि ऐसा कुछ ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड चीजें हो गई। अब चलते हैं तुम पे हैं हम अटके यार। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखेंगे कि किसी भी इंस्टेंट में, एट एनी इंस्टेंट बॉडी कैन नॉट हैव टू डिस्प्लेसमेंट और टू वेलोसिटी और टू एक्सेलरेशन। किसी एक इंस्टेंट पे पार्टिकल दो जगह नहीं रह सकता है ना। इसका मतलब अगर ग्राफ कुछ इस तरह का आपको दिया गया तो उस ग्राफ, वो ग्राफ अपना रॉन्ग होगा, वो ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे कि आपका आपका जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे कि कुछ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, राइट। जैसे कि ये इसमें कैसे इस तरह का अपन ड्रॉ किए हुए हैं, इस तरह ड्रॉ अगर करते हैं, तो अगर मान चले कि इस वाले कि इस टाइम पर अपने को देखना है, अरे इस टी टाइम पर देखना, तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये टी इक्वल्स टू टी वन जो टाइम है, इस टी वन टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ है वी वन है, और ये टी वन टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है वी टू। तो दो वेलोसिटी एक टाइम पे नहीं हो सकता है ना, ये बोल रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग ग्राफ होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। उसी तरह से मान चले कि कुछ ऐसा है, राइट। इस वाले पॉइंट पे टी नॉट टाइम पे आपको पोजीशन देखना पार्टिकल का, तो ये बोलता है कि पार्टिकल का पोजीशन टी नॉट पे एक्स वन पे भी है और पार्टिकल एक्स टू पे भी। दो जगह थोड़ी प्रेजेंट रह सकता है पार्टिकल, राइट। इसका मतलब ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, राइट। अच्छा, इसमें अगर अपन देखते हैं, जैसे हमने इसे बना दिया, ये टी नॉट टाइम है, इस पे देखना। अब देखिए पार्टिकल का बोल रहा है कि टी नॉट टाइम पे एक्सेलरेशन कुछ ए वन है, इसी टाइम पे पार्टिकल का बोल रहा है एक्सेलरेशन ए टू भी है, तो नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये सारे पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज और देखिएगा कि डिस्टेंस एंड स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डिस्टेंस और स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। और कोई बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस उसमें होगा ही होगा कुछ ना कुछ, राइट। कितना टाइम हो गया है, 35 मिनट्स। तो ये
आपका डिस्टेंस है, अगर मान चले कि आपके पास कुछ स्पीड दिया हो, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का ऐसा ग्राफ दिया हो, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, राइट। उसी तरह से मान चलिए आपके पास कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से आपको दिया गया, डिस्टेंस टाइम, ये कुछ इस तरह का दिया है, इसका मतलब ये निगेटिव है, तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? अब एक और पॉइंट देखते हैं भैया, ये समझ में आया होगा, होप सो, बहुत सही, बहुत सही। आगे भागते हैं। दिल जाने जिगर मैंने इंतजार किया है, क्यों प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ क्वांटिटी हो गए और वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वो ऐसा नहीं हो सकता है कि टाइम रुका हुआ है और वो सब चीजें चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, लिखो ऐसे लिखें, अ बॉडी कैन नॉट चेंज देयर देयर वेलोसिटी, लिखे देयर डिस्प्लेसमेंट, लिखे देयर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग द टाइम, राइट। बिना टाइम को चेंज किए हुए आप इस सब चीज को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मान चलिए कुछ ग्राफ ऐसा आपको दिया रहे अगर गलती से एक्स टी, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। मतलब टाइम कांस्टेंट है, टाइम की वैल्यू चेंज नहीं हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थोड़ी हो सकता है यार ऐसा, अजीब ही बात करता है। तो अपने पास अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये अगर ऐसा है तो ये बोलता है टाइम कांस्टेंट है टी नॉट, इट्स 5 सेकंड, और बॉडी चल रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। उसी तरह से मान चलिए कि आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे है टाइम, राइट, टाइम रुका हुआ है और एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अगर ग्राफ है तो पॉसिबल नहीं होगा, गलत ग्राफ है, गलत ग्राफ, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपका काइनेमेटिक्स में इस तरह के ग्राफ हो गए। अब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी कुछ ग्राफ पढ़ते हैं, एनएलएम में, राइट। जैसे मान चलिए कि आपका मोमेंटम टाइम ग्राफ, यहाँ पे पी लिख लेते हैं, यहाँ पे टी लिख लेते हैं। तो मोमेंटम टाइम ग्राफ में कुछ इस तरह का आपको अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको बताता है? फोर्स को बताता है। ये तो न्यूटन का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ही है, राइट। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स अस फोर्स। तो इसका अगर आप स्लोप यहाँ पे लोगे ना, यहाँ पे जो टेन थीटा आपके आएंगे, राइट, ये टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो टेन थीटा इक्वल्स टू फोर्स, उसको लिखते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, या इसको डी पी बाई डी टी लिख लेते हैं, डी पी बाई डी टी, है ना, इंस्टेंटेनियस। अगर मान चलिए कि आपके पास और क्या फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ, फोर्स टाइम ग्राफ दो, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया अंडर, ये निगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एरिया अंडर लिखेंगे, एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ गिव्स अस आपका चेंज इन मोमेंटम,
चेंज इन मोमेंटम, मतलब एरिया इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो इसका एरिया निकाल लीजिए, जो एरिया होगा इसको नीचे में नेगेटिव भी हो गया पॉजिटिव, तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, नेट एरिया आपका चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह इसमें अगर मान चलिए कि आपके पास पावर वाला कुछ है ना, पावर और टाइम है, पावर और टाइम है, तो पावर और टाइम, तो इसका अगर मान चलिए इसका स्लोप लेते हो आप, इसका आप स्लोप लेते हो, तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है, राइट। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, सॉरी, इसके इसका जो एरिया आपको लेना पड़ेगा ना, एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया अंडर दिस, इसको ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू, लिखते हैं डब्ल्यू वर्सेस टी लिखते हैं। तो यहाँ से इसका जो स्लोप जो होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसको क्या बोल देते हैं, इसको पावर बोलते हैं ना, ये क्या है आपका पावर, स्लोप ऑफ वर्क एंड टाइम ग्राफ है ना, ये क्या देता है आपको, पावर देता है, राइट। अगर मान चलिए कि यहाँ पे पावर टाइम ग्राफ बनाएंगे, इसके अंदर का जो एरिया होता है, इसके अंदर का जो एरिया होगा, राइट, ये एरिया देगा आपको वर्क के बराबर होगा, है ना, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, ये देता आपको वर्क डन, वर्क डन, राइट, ये वर्क डन को देता है, राइट। चलिए इसको हटाएं, इसको हटाते हैं। अब ग्रेविटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्रेविटेशन में आप जो पढ़ते हो, ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और वर्सेस डिस्टेंस, उसका जो ग्राफ होता है, जैसे कि आपका होलो होलो स्फेयर, राइट, होलो स्फेयर है, इसकी वजह से जो फील्ड होगा अंदर या बाहर, राइट, तो इसका जो ये जो ग्राफ होता है आपका, ये ध्यान में रखना, ये कई बार पूछा है। तो यहाँ पे फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम, तो अंदर में फील्ड होता है 0 और बाहर में फील्ड होता है माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। इसका मतलब ये ओरिजिन अगर है तो यहाँ से यहाँ तक फील्ड है 0, फिर अचानक से फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसके सरफेस पे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, फिर जाके फर्दर और आगे डिस्टेंस आप लेते हो तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह का आपको फील्ड दिखेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये नीचे में हमने इसलिए बनाया क्योंकि आपको ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव माना और नीचे में नेगेटिव माना, और नेगेटिव यहाँ पे लगा हुआ इसलिए, राइट। ये तो हो गया। और मान चलिए पोटेंशियल का जाना, कई बार पोटेंशियल का पूछ देता है अगर आप, राइट, तो पोटेंशियल V वर्सेस आपका डिस्टेंस R, राइट। तो इसमें पोटेंशियल होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है पोटेंशियल, अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो सरफेस पे पोटेंशियल आते आते बढ़ जाएगा माइनस जी एम डिवाइड बाई आर, फिर इधर से फिर जाकर आगे और जाना स्टार्ट करोगे तो माइनस जी एम डिवाइड बाई आर से ये घटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहा, यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है ना, v इक्वल्स टू ये कांस्टेंट है, फिर यहाँ से पोटेंशियल फर्दर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। यहाँ से तो आपको माइनस जी एम बाई कैपिटल आर आ चुका है और यहाँ से फिर जाके डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है 1 डिवाइड बाई आर से, समझ में। अब अपने पास क्या है, सॉलिड स्फेयर है, जैसे कि अब अर्थ सरफेस, अर्थ को भी अपन सॉलिड स्फेयर ट्रीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अंदर में भी मसाला भरा हुआ है, इसके अंदर में भी मसाला भरा हुआ है बच्चा। तो
अब यहाँ पे इसका रेडियस कुछ होगा, राइट? तो मास इसका कुछ m है। तो अंदर में आपको फील्ड का जो वेरिएशन होता है ना, अंदर में जो फील्ड का वेरिएशन होता है इनसाइड, उसका ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है। तो देखिएगा, अंदर में जो फील्ड का वेरिएशन होता है बच्चे, वो होता है ई इनसाइड की अगर बात करते हैं, ई इनसाइड, ई इनसाइड ये होता है माइनस ऑफ जी एम स्मॉल आर डिवाइड बाई आर क्यूब, राइट? और ई आउटसाइड, ई आउटसाइड हो जाता है आपका माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सेम है ना, जैसे इसमें होता था माइनस जी एम डिवाइड, सेम ही होता है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे? तो शुरुआत में यहाँ क्या है, ई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा कहाँ तक, सरफेस तक इसकी लिनियर रहेगी, राइट? फिर यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हुआ और यहाँ से फिर जाकर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर इस तरह का जो है ना आपको ग्राफ दिया गया है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, तो वो सॉलिड स्फीयर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? अच्छा, इसका पोटेंशियल का अगर अपन देखते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है अंदर में किसी और तरीके से यहाँ वेरी करता है, राइट? अगर इनसाइड पोटेंशियल की अपन बात करते हैं, तो इनसाइड जो पोटेंशियल होता है माइनस जी एम डिवाइड बाई टू आर क्यूब, यहाँ पे होता है 3r² माइनस ऑफ आर स्क्वायर, राइट? सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा v। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का जो वेरिएशन अंदर में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट माइनस आर स्क्वायर है, राइट? मतलब पैराबोलिक नेचर का है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में जो यहाँ पे पैराबोला बनता है, फिर यहाँ पे आपका आउटसाइड की अगर बात करें, आउटसाइड में सिंपल होता है v इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाई आर, राइट? इसका मतलब आउटसाइड में जो ये होगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएंगे, राइट? यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, ये आपका हो गया, ये सेंटर हो गया और यहाँ पर आपका तो ऐसे बना दो, ठीक है? ये हो गया आपका सेंटर वाला पॉइंट, v सेंटर माइनस ऑफ 3/2 जी एम बाई आर हो जाएंगे, सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम बाई आर हो जाएंगे। फिर यहाँ से v इस तरह से वेरी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r से। यहाँ पे किस तरह का वेरिएशन है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट माइनस ऑफ आर स्क्वायर, राइट? इस तरह का आपका वेरिएशन ऐसा देखने को मिलता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी कई बार पूछ लेता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? मतलब अर्थ सरफेस के लिए हो गया, सॉलिड स्फीयर जैसा हो गया, राइट? अगर मान चलिए ऊपर इस जगह नहीं, ऊपर पॉजिटिव अगर लेते हैं, तो यही ग्राफ को आप सिर्फ पलट दीजिए ऊपर, राइट? तो अपन क्या करेंगे, हमने ऊपर की ओर पॉजिटिव रखा है इसलिए कर दिया है ना, ऊपर की। ये आपका ई डायरेक्टली मतलब यहाँ पे लिखेंगे जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और जी 1/r², राइट? तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे भी सही है, ऊपर भी सही है ना, दोनों सही है। जैसे ही अगर मान चलो नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ आपको, नीचे वाला ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है? चलिए बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। चलिए, अच्छा मान चलिए कि आपको कई बार काइनेटिक एनर्जी आपको ड्रॉ करना रहेगा, तो कैसे करोगे? तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी का ऐसे ऊपर में ये जो होगा आपका ग्राफ, एनर्जी वर्सेज अपन पोजीशन कर लेते हैं। ऊपर में काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, फिर नीचे में आपकी टोटल एनर्जी, है ना? टोटल एनर्जी की जो नीचे में जो ग्राफ होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा बड़ी होती है, राइट? फिर यहाँ जैसे जैसे आगे की ओर जाओगे तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हो जाता है, वहाँ पे नेट एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाता है, क्योंकि नेट एनर्जी कैसे लिखते हो, टोटल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाता है तो वो फ्री सिस्टम में चला जाता है, राइट? फ्री सिस्टम में, हाँ, मतलब बाउंडेड नहीं है। अगर टोटल एनर्जी निगेटिव रहता है तो वो उसको बाउंडेड सिस्टम
में रखा जाता है ना, मतलब बाउंडेड है समथिंग, मतलब किसी के का मतलब कर्ज खा के बैठा हुआ, मतलब अट्रैक्शन फील कर रहा है किसी और से। तो ये आपका इस तरह का ऐसा ग्राफ है। तो ये ऊपर काइनेटिक एनर्जी, नीचे पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह का आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिएगा इसके बाद जो अपना चैप्टर आता है, कौन सा आता है, जैसे कि आपका स्ट्रेस स्ट्रेन जिसमें पढ़ता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें आपका हुक्स लॉ का जो एक जो ग्राफ बनता है आपका, हुक्स लॉ क्या बनते हैं बच्चे, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो यहाँ पे स्ट्रेस लेते हो स्ट्रेन, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ऐसा प्रोपोर्शनल होता है, कब तक, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, राइट। उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, है ना। अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अगर बात करें, जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये पूछ सकता है आपको, ये सब ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हमने रख लिया स्ट्रेस को, यहाँ पर रख लिया हमने स्ट्रेन को। अब देखिएगा कि हुक्स लॉ के हिसाब से एक सर्टेन पॉइंट तक ये स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शनल है, पूरा स्ट्रेट लाइन, है ना। अच्छा, इसमें ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ जो एंगल जो बना रहे हैं ना, ये इसको टेन थीटा बोल सकते हैं। टेन थीटा क्या हो गया, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो ये जो इसका जो स्लोप हुआ, इसको बोलते हैं अपना इलास्टिसिटी, ये इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब मान चलिए कि दो इसमें ऐसा ग्राफ कुछ बना के दे देगा आपको, है ना, एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे है, इसका मतलब कौन सा इलास्टिक है ज्यादा, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है, मतलब E2 ग्रेटर देन E1 हो गए, है ना। भाई E2 इज मोर इलास्टिक, क्योंकि tan थीटा उसका बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपका जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर अगर आप इसमें स्ट्रेस लगाते हो तो ये कुछ इस तरह का थोड़ा सा टर्न होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टर्न होगा, फिर जाके ये ए पॉइंट तक गया, लेट से ये बी पॉइंट पे आया, राइट। फिर जाकर और भी स्ट्रेस लगाओगे तो ऐसे जाएंगे, फिर ये इस तरह से ऐसा चला जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा ऐसे बोल देते हैं, इधर थोड़ा सा टर्न हुआ बी सी, फिर जाकर आपका डी, यहाँ पे आपका हो गया, राइट। तो ये जो पॉइंट होता है बच्चा, ये जो पॉइंट होता है, ये होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आपका, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। बी जो होता है आपका, बी जो होता है आपका, वो होता है आपका इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, इसी को बोलते हैं इल्ड पॉइंट बोलते हैं, YIELD, इल्ड पॉइंट, इल्ड पॉइंट। और यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है, इल्ड स्ट्रेस होता है सिग्मा वाई, राइट। अब देखिए इसमें एक बहुत कैच है यहाँ पे, जैसे कि बोलता है कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, हुक्स लॉ सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड है, राइट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड है। और बोलता है कि मटेरियल, जैसे कि आपने यहाँ तक खींच दिया, तो बोलता है मटेरियल को अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट्स आगे तक भी उस पर स्ट्रेस लगा के आगे लेके जाओगे, तो वहां से अगर आप स्ट्रेस को हटा देते हो तो मटेरियल वापस आ जाएगा। तो फिर जाकर अगर आप बी से सी तक जैसे ही जाते हैं, तो उसमें फिर जाके परमानेंट सेट हो जाता है यहाँ पे, राइट। जैसे वहां जाकर आप स्ट्रेस हटा भी लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, इतना जो है स्ट्रेन आपका परमानेंट सेट हो जाएंगे, ये परमानेंट सेट हो चुका है स्ट्रेन, राइट। तो ये आपका, जैसे इसको इल्ड पॉइंट वन बोल दो या फिर सी को इल्ड पॉइंट टू बोल देता है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो मैक्सिमम स्ट्रेस आप यहाँ पे लगाते हो, ये क्या हो गया आपका अल्टीमेट स्ट्रेस, सिग्मा यू, अल्टीमेट इसको पढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आगे, अब इसके बाद देखो स्ट्रेस का वैल्यू कम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, राइट। इसका मतलब यहाँ से इस तरह से आपको फ्लो होना हो गया, और फ्लो मतलब प्लास्टिक रीजन में चला गया, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, और ई पॉइंट के बाद वो फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है ना, ये क्या हो गया आपका यहाँ से फ्रैक्चर पॉइंट, है ना। तो आपको ध्यान रखना, ए हो गया आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट अप टू व्हिच हुक्स लॉ इज वैलिड, बी हो गया आपका इलास्टिक लिमिट, जहां पे छोड़ने के बाद मटेरियल फिर जाकर वापस आ जाता है, सी पे छोड़ने के बाद मटेरियल में परमानेंट स्ट्रेन उसमें सेटअप हो जाता है, डी एक आपका अल्टीमेट पॉइंट है, राइट, मैक्सिमम स्ट्रेस, उसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू कम भी हो रही है तो लेकिन फिर भी स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है, और ई कौन सा पॉइंट हो गया आपका फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, दैट्स नाइस। नाउ विल गो अहेड। अब एक जो है ना, फ्लूइड में ऐसा एक आपका पूछता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में
टर्मिनल वेलोसिटी का ऐसा ग्राफ पूछते हैं, राइट? पूछा है, नीट में पूछा है भैया, ये तो नीट में पूछा है। तो बोलता है टर्मिनल वेलोसिटी को टाइम के साथ कैसा ग्राफ दिखेगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी काफ़ी डेंसिटी वाले लिक्विड में हमने फेंका, जैसे कोई आपका छोटा सा बॉल है, छोटा सा बॉल को आपको हनी के जार में आपने रख दिया, तो वो धीरे धीरे जाएगा और एक टाइम आएगा, शुरुआत में तेजी से जाएंगे और लास्ट में अपना एक वेलोसिटी गेन कर लेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। वही कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी होता है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है। तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ा और एक टाइम पे आया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, है ना। तो टाइम के साथ आपका ऐसा दिखता है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका टर्मिनल वेलोसिटी का, 2/9 ईटा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी, राइट। अगर आपको देखिए सिर्फ आर के साथ और सब चीज कांस्टेंट है, आर के साथ आपको इसको ग्राफ देखना है, आर के साथ तो नहीं पूछा है, टाइम के साथ पूछा है। टाइम के साथ इस तरह का आपको ग्राफ दिखेगा, है ना, इस तरह का आपको ग्राफ दिखेगा। लेकिन आपको आर के साथ पूछा तो अब देखिए यहीं पे आपका है ना पैराबोलिक नेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, यहाँ v लिख लिया, यहाँ पे r लिख लिया। अब देखिए किस में लीनियर है, 1 में लीनियर है, 2 में लीनियर नहीं है। इसका मतलब ग्राफ का माउथ किधर की ओर ओपन ओपन होंगे, इधर की ओर ओपन होंगे। इसका मतलब इस तरह का आपको ग्राफ दिखेगा अगर v वर्सेस r का अगर पूछा है तो। समझा क्या? अरे समझिए। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हमने बोला था इसी में अपन पूरा कवर करने वाले हैं, तो पूरा करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा ना जी इसमें। अभी थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स का अपन देखते हैं। अब केटीजी थोड़ा सा देख लेते हैं। केटीजी, केटीजी में जैसे कि आपको बॉयल्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या आपका जो जैसे कि बॉयल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट रहता है, मास एंड टेम्परेचर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मास एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा आपका बॉयल्स लॉ में, जैसे मान चलिए कि पी वर्सेज वी देखना है, पी वर्सेज वी देखना है, तो अपन क्या करेंगे, देखो पी वी कांस्टेंट है तो कैसा हो गया, अपन देखते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट बोला था ना, तो यही यहाँ पे देखो एक्स और वाई इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको कैसा दिखेगा ग्राफ, ऐसा, इसमें कट नहीं करेगा इसमें। उसी तरह से मान चलिए कि पीवी, पीवी वर्सेस वी देखना है या फिर पीवी वर्सेस पी देखना है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट, है ना। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में बात। फिर अपने पास जो चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसमें क्या कांस्टेंट रखते हैं, मास एंड, मास एंड आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखता है, ये कांस्टेंट रखता है। इसका ग्राफ कैसा दिख जाता है बच्चे, मास एंड प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट, इसका मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में आप, ये आपका कौन कौन सा कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास से कुछ रिलेटेड चीजें हैं, तो आपका पी कांस्टेंट है, इसका मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, तो वी टी ग्राफ कैसा दिखेगा आपका, ये देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, v इक्वल्स टू एन आर बाय पी इंटू टी, ये इसका मतलब एक स्लोप काइंड ऑफ चीजें होंगे, इसका मतलब y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स हो गया, राइट। इसका मतलब यहाँ इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, तो जहां पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो वहां उसका ग्राफ ओरिजिन से भागता है। इसका मतलब ये ओरिजिन से आपका ये भाग जाएंगे, राइट, ओरिजिन से भाग जाएंगे ये। अब इसी में आपको मान चले कि v वर्सेस t देखना है, वर्सेस t का ग्राफ, या फिर v वर्सेस t का के साथ ये इसका कांस्टेंट होता है वैल्यू, ऐसा, राइट। अब अपने पास गैलू-सैक्स लॉ है, गैलू-सैक्स लॉ, गैलू-सैक्स लॉ,
इसको मैं मिटाता हूँ। गेलू शाक, गेलू शाक। कितना टाइम हो गया? ओह, 1 आवर। ओके, अब देखिए गैलू शाक्स लॉ क्या बोलता है। गैलू शाक्स लॉ तो इसमें बोलता है आपका अगर वॉल्यूम एंड मास कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर मास कांस्टेंट है तो अपन क्या करेंगे, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पी रखेंगे, यहाँ टी रखेंगे, ये होगा सीधा ऐसा। फिर पी बाई टी वर्सेस टी, इसका ये कांस्टेंट हो गया। फिर जाके पी बाई टी वर्सेस टी, इसका भी ग्राफ ऐसा कांस्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये आपका गैलो-सैक लॉ हो गया। हटा दो इसको। अब थर्मोडायनेमिक्स में अपन कुछ ग्राफ ऐसा देखना है, थर्मोडायनामिक्स। रुको, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। तो थर्मोडायनामिक्स में ये इस पे ग्राफ पूछते हैं, राइट। आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अलग अलग प्रोसेसेस का ग्राफ होता है इसमें, राइट। जैसे कि मान के चलिए आपके पास अ, ये पीवी ग्राफ है, यहाँ पे पीवी ग्राफ। इसमें मान के चलिए कि कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ है ना। इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। ये कौन सा प्रोसेस हो गया है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस है। ये प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट करता है। अब मान के चलिए कुछ ऐसा है, डिट्टो जो है ना, नीट में पूछा था 2023 का ही शायद क्वेश्चन है, राइट। ये डिट्टो पूछा, आइसोबैरिक प्रोसेस अगर मान चलिए कि ऐसा है तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम इधर उधर नहीं जा रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, चोरिक नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये प्रोसेस। अब मान चलिए कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा है आपका, ऐसा ग्राफ जा रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा है। ये दो ग्राफ में से आप देखते हैं किसका ज्यादा होगा। तो अब देखिए इसमें स्लोप किसका ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा रहता है, राइट। तो उस वो एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है डीपी बाई डीवी, दैट इज माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी होता है। और आइसोथर्मल का ये एडियाबेटिक हो गए, और आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, इसका डीपी बाई डीवी जो होता है आपका माइनस ऑफ पी के बराबर होता है, माइनस ऑफ पी के बराबर। तो ये आपका एक स्लोप हो गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये देखिए, ये वाला जो लाइन है इसका स्लोप इतना एंगल बना है, दूसरा ये जो लाइन है ये तो इसका मतलब ये कम एंगल बना है, ये ज्यादा एंगल बना है, राइट। इसका मतलब जो ज्यादा एंगल, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो आपका एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये तो हो गया आपका ये कौन सा, ये वाला लाइन है ना आपका एडियाबेटिक, और ये क्या हो जाएगा आपका आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, तो ध्यान में रखना, जैसे मान चलिए कि दो ग्राफ आपको ऐसा दे दिया, पीवी है, पीवी है, यहाँ दो ग्राफ आपको ऐसा दे दिया, तो कौन सा आइसोथर्मल होगा, कौन सा एडियाबेटिक होगा। स्लोप जाहिर सी बात है इसका ज्यादा है, ज्यादा स्टीपर है, जो ज्यादा स्टीपर उसका स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। इसका मतलब वन जो रिप्रेजेंट करेंगे आपको एडियाबेटिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है एडियाबेटिक को, और टू जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे आपको आइसोथर्मल को, आइसोथर्मल को, राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। अगर मान चलिए कि ऐसा कुछ आपको पीवी ग्राफ में ही कुछ इस तरह के साथ दे दिया ग्राफ, दो तीन बना,
इसमें पूछ रहा है कौन मोनो एटॉमिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन डायटोमिक, कौन ट्राइटोमिक। तो मोनो एटॉमिक को फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट मोनो एटॉमिक है। दूसरा डायटोमिक गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायटोमिक। तीसरा आपका ट्राइटोमिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये तीनों अलग अलग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ आपको प्रोसेस पूछा तो जिसका जो स्टीपर है वो आपको एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका स्टीपर नहीं है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप याद में रखना है ना। कुछ फिर साइक्लिक प्रोसेस होता है। ओके, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे साइक्लिक प्रोसेस में थर्मोडायनामिक्स में साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं अपन, कुछ इस तरह का अगर प्रोसेस है ना, जैसे साइकिल में हो रहा पीवी, तो इसका इसका जो एरिया आप कैलकुलेट कर लेते हो वो एरिया आपको वर्क डन को देता है, राइट। और मान चलिए ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। और इसका अगर एरिया वगैरह कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, वर्क डन के बराबर आ जाएंगे, राइट। ये सब साइक्लिक प्रोसेस। और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाता है, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है जीरो, है ना। ये सब बात अपने को पता है। चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स में कई बार अपने को ग्राफ का कन्वर्जन करना पड़ता है, राइट। तो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ कैसे करेंगे बच्चे, वो अपने को देखना, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। जैसे मान चलिए कि आपको कुछ पीटी ग्राफ दिया हुआ है, मतलब प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है आपको, प्रेशर एंड टेम्परेचर का ग्राफ इस तरह का आपको दिया हुआ, इसको बोल देते हैं ए बी सी एंड डी, राइट। इससे आपको क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉसपॉन्डिंग पीवी एंड वीटी ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे ड्रॉ, है ना, ड्रॉ, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए अगर आपको कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अपन यहाँ पे ये लिख लेते हैं, यहाँ पर रहा पी, यहाँ पर रहा वी। अब देखिए ए से बी में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ए से बी में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अपने को पता है पीवी इक्वल टू होता है एन इंटू आर इंटू टी, राइट। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है भैया, तो इसका मतलब पीवी की वैल्यू क्या हो गई आपके, कांस्टेंट हो गई, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब प्रेशर ए से बी में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगा, जब ये आपको इस तरह से सजाएंगे, राइट, ए से बी में, तभी तो वॉल्यूम कम होगा। इधर जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, अगर ऐसे कर देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, राइट। अच्छा, ए से बी में तो आप हमने ड्रॉ कर लिया है ना, मतलब सेक्शन वाइज करेंगे, 4 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दे, ए से बी का देख लिया। बी से सी में कैसे करेंगे, बी से सी में देखिए आपका प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। इसका मतलब प्रेशर वाला जो मटेरियल है ये मसाला कांस्टेंट, इसका मतलब यहाँ पे बचा वॉल्यूम एन आर बाई टी, तो ये तो एन आर बाई वी पी कर लेते हैं इंटू टी। इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, राइट। इसका मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब अ, इसमें क्या हो रहा है, बी से सी में आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम भी इसमें बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब सी तक आपका, सी तक जो है ना ये बढ़ गया, ठीक है। तो देखो ये काम खत्म। फिर सी से डी में क्या करेंगे, सिमिलरली सी से डी में तो यही वाला काम करना पड़ेगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज होता हुआ ऐसे दिखाएंगे, है ना, आगे की ओर गया। फिर इसको क्या कर लेंगे, ये वाला सेक्शन चुपचाप यहाँ मिला दो, सेम ही होगा यहाँ पे, राइट। डी से ए में, डी से ए में क्या हो रहा है, डी से ए में फिर से प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये पूरा एन आर बाई पी कांस्टेंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, राइट। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएंगे, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये वाला ग्राफ का कन्वर्जन हो गया, राइट। अगर मान चलिए कि वीटी ग्राफ आपको इससे ड्रॉ करना है तो आप खुद भी कर सकते हो उसको, है ना। वीटी ग्राफ यहाँ पे रख लीजिए वी, यहाँ पे रख लीजिए टी। ए से बी में देखिए क्या है, ए से बी में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ए से बी में टेम्परेचर तो आपको कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब ए से बी में चुपचाप ऐसे बना देंगे अपन, सोचना ही नहीं कुछ ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा हमने बना दिया ए से बी में, ये रहा ए, ये रहा बी।
अब बी से सी में लोचा है, बी से सी में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है भैया, बी से सी में पीवी इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं यहाँ पे, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब एन आर बाय पी, ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा दीजिए, है ना। इसका मतलब ये देखो y इक्वल टू एम इंटू एक्स है, यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका जो नेचर ऐसा होना चाहिए, ओरिजिन से पास होता हुआ नजर आना चाहिए, राइट। इसका मतलब ओरिजिन से, और इसको मिलाएंगे यहाँ सीधा ऐसा जाना चाहिए, है ना। इसका मतलब ओरिजिन से जाता हुआ नजर आना चाहिए, ये आपको ओरिजिन से जाता हुआ नजर आना है ना। ऐसा लग रहा है कि ओरिजिन से ही निकला है ग्राफ, इधर की ओर जा रहा है। सिमिलरली आप इसमें कर लो, किसमें, सी टू डी में, सी टू डी में अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। फिर अगेन डी टू ए में क्या करना पड़ेगा आपको, ये सी हो गया, डी टू ए में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर जाकर प्रेशर कांस्टेंट है, सेम ऊपर वाला सिनेरियो आ जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका ये ओरिजिन से जाता हुआ नजर आना चाहिए, ये ग्राफ ऐसा हो जाएंगे आपके पास, ये आपका कन्वर्जन हो गया, बस दैट्स इट, राइट। इस तरह से अपन कन्वर्जन करते हैं एक एक जो है ना आपका पार्ट लेके, राइट। तो होप सो आपको ये आनंद आया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब एसएचएम में कुछ अपन ग्राफ पढ़ते हैं, एसएचएम ग्राफ इन एसएचएम, ग्राफ इन एसएचएम, इसमें फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू लिखते हैं माइनस ऑफ के इंटू एक्स, राइट। इसका मतलब y इक्वल टू एम इंटू एक्स हो गया, राइट। इसका मतलब क्या हो गया आपका, वो सिंपल सा बिना इंटरसेप्ट वाली जो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, राइट। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्योंकि स्लोप निगेटिव है तो इसका मतलब ये ऐसा जाएंगे ग्राफ, राइट। ये आ गया आपका। अच्छा, सिमिलरली एक्सेलरेशन का होता है, एफ इक्वल टू एम ए लिखेंगे तो माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स। अभी ये वाला मसाला क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, अगेन इसका नेचर ही सेम रहेगा लेकिन स्लोप कुछ चेंज हो जाएगा, राइट, क्योंकि के बाय एम आ गया, तो यहाँ पर आप एक्सलेशन वर्सेस एक्स आ गए, राइट। अब मान चलिए कि वेलोसिटी वर्सेस आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, पोजीशन, उसका अपने को कैलकुलेट करना है, तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि ये जो इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी टर्म में, तो वी ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। दोनों तरफ आप इसको स्क्वायर करते हो तो वी स्क्वायर हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आपका यहाँ से पोजीशन के, क्योंकि वी वर्सेस एक्स में देखना है अपने को, तो वी वाला टर्म एक साथ ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसे डिवाइड कर दीजिए, ओमेगा ए का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए वी स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ऐसा नहीं लग रहा है आपको इलिप्स वाला इक्वेशन हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर देखे थे शुरुआत में, और वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, तो इसका इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है, इस तरह से। इसका मतलब इसका ग्राफ का नेचर क्या है, ये सब तो स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये वाला ग्राफ कैसा बना आपका, जो आपका इलिप्स वाला है ना, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल ग्राफ बना, राइट, ठीक है, ओके। अब अब मान चलिए कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स इक्वल टू लिखते हैं ना आप ए साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ कैसा बनता है आपका, फिर वेलोसिटी का क्या लिखते हैं, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, फिर एक्सेलरेशन का लिखते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो सिंपल हो गया ना आपका, ये तो साइन का ग्राफ हो गया ना, साइन का नेचर जैसा दिखेगा, ये साइन का नेचर, यहाँ आप लिख लेते हैं एक्स, यहाँ आप लिख लेते हैं टी, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, अगर आपका ये पॉजिटिव है स्लोप तो ऊपर से स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली वेलोसिटी का अगर आपको देखना है तो अपने को क्या करेंगे, ए ओमेगा कॉस ऑफ, कॉस अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट होंगे, ये इस तरह हो गया वी इंटू वी वर्सेस टी, राइट। सिमिलरली एक्सलेशन का देखेंगे तो निगेटिव माइनस ऑफ ओमेगा, और साइन का नेचर है तो निगेटिव साइन है, तो इसका मतलब नीचे से जाएंगे, एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह का आपको दिखेगा, राइट। अच्छा एक चीज और देखते हैं, एनर्जी का जो है ना ग्राफ, राइट, एनर्जी का ग्राफ अपने को देखना है। जैसे इसमें हाँ, आपका
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ जो ग्राफ होता है भैया आपका कैसा दिखेगा? आपका ये ग्राफ, ये तो पूछा है मेरे टाइम में, जब मैं जेईई मेन का एग्जाम दे रहा था उस टाइम ये पूछा था। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एक्स, ये आपका हो गया है ना, एम्पलीट्यूड ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू लेट से प्लस ए। अपने को पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम कर रहा होता है तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम, राइट। और एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी होती है जीरो। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इक्वल टू माइनस ए पे जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस ए पे जीरो। इसका मतलब अगर अपन वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का अगर ग्राफ बनाए हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम किस पे है? ओरिजिन पे। इसका मतलब यहाँ पे आपका, और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है? इसका जीरो है। इसका मतलब वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कुछ इस तरह का हो, राइट। ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या कि पोजीशन पर डिपेंड करता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मेन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू जीरो है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे जीरो। हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे इनिशियल कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना। अगर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आपका इस वाले पोजीशन पे रहता है ना, मीन पोजीशन कुछ ऑलरेडी पोटेंशियल कुछ हाइट पर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो ऑलरेडी क्योंकि एमजीएच हाइट गेन कर लेता, उस केस में क्या हो जाता है? ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वाला थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपका यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू प्लस ए, तो ये ग्राफ थोड़ा सा आपका ऊपर उठ जाता, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ जाता। और सॉरी, ये तो आपका थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देते हैं। ये यहाँ पे u नॉट कुछ है और काइनेटिक एनर्जी बोला तो ग्राफ ऐसा ही रहता है ना। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है क्योंकि mgh वो गेन कर रहा होता है। अगर टाइम के साथ आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो टाइम के साथ क्या हो जाएगा, है ना? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ, ये होप सो यू आर गेटिंग दिस ऑल ग्राफ्स, राइट। दूसरा टाइम के साथ अगर आप इसको देखो, ये आपका एनर्जी वाला एक्सेस हो गया, यहाँ पे आपका टाइम हो गया। अब देखिए, अपने को पता है कोई यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, यहाँ पे आपका मीन पोजीशन है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो है, तो अपने को पता है कि टी बाई फोर टाइम में क्या हो जाएगा आपका? राइट एक्सट्रीम पे चला जाएगा, राइट। फिर यहाँ से घूमते घूमते थ्री टी बाई फोर पे लेफ्ट एक्सट्रीम पे चला जाएगा, और यहाँ पे एक्स इक्वल टी इक्वल टू जीरो पे गया है ओरिजिन पे, टी इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे, इसका मतलब ओरिजिन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा दिखेगा आपको? इस तरह का ग्राफ दिखेगा, राइट। इसका मतलब ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, क्योंकि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? टी इक्वल टू जीरो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर ये हो गया टी बाई फोर, टी बाई फोर मतलब क्या कि यहाँ पे चले गए, यहाँ पे जीरो हो गया काइनेटिक एनर्जी। फिर सिमिलरली आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी टी बाई फोर पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि एक्स इक्वल टू यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ हो गया। इस तरह के भी ग्राफ दिए हुए रहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये आपका आ जाएगा टी बाई टू, ये थ्री टी बाई फोर आ जाएंगे, ये आपका फिर जाके वही टी के बराबर आ जाएगा, है ना। टी के बराबर मतलब फिर से मीन पोजीशन पा के उस टाइम इसके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। तो ये ग्राफ हमने सब कवर किया इसमें, राइट। अब इसमें कोई ग्राफ नहीं है ना। होप सो आपको ये आनंद आया होगा। अब इसके जो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि ट्वेल्थ का जो है ना सब ग्राफ जो है ना उसको कंपाइल करेंगे और समझेंगे बाकायदा, है ना। क्योंकि ग्राफ मतलब कम मार्क्स नहीं, कम टाइम और लेस एफर्ट से आपको ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स मिलता है ना। तो कम टाइम या लेस एफर्ट बोल सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स होता है, क्योंकि डायरेक्ट टिक करना पड़ता है ग्राफ में, ठीक है। तो होप सो आपको ये आनंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। मचाते रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम गर्दा उड़ाते रहिए। चलिए मिलते हैं।